मांग और पूर्ति के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारण के बाद अब हम देखते हैं मांग व पूर्ति में परिवर्तन का साम्य मूल्य पर प्रभाव। उपयुक्त जो हमने गत विवेचन किया है सामान्य मूल्य निर्धारण का, उसमें यह स्पष्ट किया जा चुका है कि साम्य मूल्य वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। वस्तु की मांग तथा तदनुसार पूर्ति में परिवर्तन संभव होने के कारण साम्य मूल्य इक्विलिब्रियम प्राइस कभी भी स्थायी नहीं होता। मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन होने के साथ ही पुराना साम्य मूल्य भंग होकर नया साम्य मूल्य स्थापित हो जाता है। मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन के साम्य मूल्य पर प्रभाव को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला जो बिंदु है वो है मांग में परिवर्तन तथा साम्य मूल्य। क्योंकि हम साम्य मूल्य पर मांग पूर्ति के परिवर्तन को हम देख रहे हैं, तो इसलिए पहला जो विभाजन है वो है मांग में परिवर्तन तथा साम्य मूल्य। दूसरा है पूर्ति में परिवर्तन तथा साम्य मूल्य, और तीसरा है मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन तथा साम्य मूल्य। अब हम पहले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार मांग में परिवर्तन तथा साम्य मूल्य में जो परिवर्तन पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो कैसे रहता है। किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का अभिप्राय मांग में वृद्धि अथवा कमी से होता है, किंतु वस्तु की मांग पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः किसी वस्तु की मांग बढ़ने से उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तथा मांग कम होने पर मूल्य कम हो जाता है। यदि वस्तु की पूर्ति दी हुई है और केवल मांग में वृद्धि होती है तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी। अब बदला हुआ मूल्य मांग वक्र के ऊपरी तरफ शिफ्ट होने के कारण हमें देना होगा। यदि दी हुई पूर्ति पर यदि मांग की रेखा में कमी होती है तो मांग का जो वक्र है वो नीचे बाईं ओर आएगा, और ऐसी परिस्थिति में हमें मूल्य कम अदा करना पड़ेगा। मूल्य गिर जाएगा और वस्तु की मांगी गई मात्रा भी गिर जाएगी। तो ये मांग में परिवर्तन के कारण है। तो मांग अगर बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा, मांग अगर कम होगी तो मूल्य कम होगा। यहाँ पूर्ति समान रूप से बनी रहेगी। अगला जो बिंदु है वो है पूर्ति में परिवर्तन व साम्य मूल्य। यदि मांग पक्ष स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी होती है तो कीमत में परिवर्तन होगा। वस्तु की मांग रेखा द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर सप्लाई बढ़ती है, वस्तु की पूर्ति बढ़ती है, तो पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। तब दी हुई मांग पर कीमत गिरती है और कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि पूर्ति में कमी हो जाने पर पूर्ति वक्र रेखा बाईं ओर खिसकती है तो कीमतों में वृद्धि होगी और एक नए क्रय विक्रय की मात्रा
सामने आएगी। ये थी केवल मांग में परिवर्तन होने वाली दशा और पूर्ति में परिवर्तन होने वाली दशा। लेकिन जो तीसरा बिंदु है, अगर मांग और पूर्ति उन दोनों में परिवर्तन होता है, देखिए मांग व पूर्ति दोनों में परिवर्तन का बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे पहले हमने एक बार पूर्ति को स्थायी माना, दूसरी बार मांग को स्थायी मानकर निष्कर्ष प्राप्त किए, लेकिन वास्तव जगत में मांग व पूर्ति दोनों में एक साथ परिवर्तन हो सकते हैं। दोनों में एक साथ परिवर्तन होने के 3 परिणाम हमें प्राप्त होंगे, जिसमें पहला परिणाम है मांग और पूर्ति में समान परिवर्तन। मांग और पूर्ति में बराबर परिवर्तन होने पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितनी मांग बढ़ी उतनी ही अगर पूर्ति बढ़ जाती है तो कीमत भी स्थिर रहेगी। यदि वह परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो मांग में वृद्धि पूर्ति में होने वाली वृद्धि से कम होने लगेगी, लेकिन मूल्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है मांग में पूर्ति से अधिक परिवर्तन। यदि मांग में पूर्ति से अधिक परिवर्तन हुआ है तो कीमत में वृद्धि होगी। इस स्थिति में मांग में होने वाली वृद्धि पूर्ति में होने वाली वृद्धि के बराबर होगी, अतः कीमत स्थायी रहती है। तीसरा कीमत जो है कीमत में वृद्धि हो जाती है। तीसरी जो स्थिति है, तीसरी जो बात है वह है मांग में परिवर्तन की अपेक्षा पूर्ति में अधिक परिवर्तन। यदि मांग में परिवर्तन की तुलना में पूर्ति परिवर्तन अधिक हुआ तो वस्तु की कीमत में कमी होगी। इस स्थिति को हम इस प्रकार देख सकते हैं। परिवर्तनों के अध्ययन के संबंध में ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि तीनों परिणाम केवल उन्हीं दिशाओं में लागू होंगे जब मांग व पूर्ति में परिवर्तन एक ही दिशा में होते हैं। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उसकी मांग व पूर्ति से निर्धारित होता है। बाजार में जिस मूल्य पर मांग व पूर्ति बराबर होते हैं वही कीमत संतुलन कीमत कहलाती है। इस मूल्य पर क्रय तथा विक्रय की गई मात्राओं को साम्य मात्राएं कहते हैं। यदि मांग व पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन होगा तो संतुलन मूल्य में भी परिवर्तन होता है। वास्तविक जगत में क्योंकि समस्त आर्थिक चर परस्पर आश्रित होते हैं, अतः यह संभव है स्पष्ट संतुलन मूल्य निर्धारित न हो। और अब इसमें हम एक अंतिम बात का और जिक्र करेंगे, वो है मूल्य में विरोधाभास। उपर्युक्त वर्णित विश्लेषण में वर्णित प्रक्रिया से लगभग सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है, किंतु कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जैसे हीरा व सोना जिनके मूल्य निर्धारण के बारे में कुछ भ्रम है। प्राय ये कहा जाता है कि मनुष्य के लिए जितना उपयोगी पानी है उतना हीरा या सोना उपयोगी नहीं है, किंतु फिर भी हीरे व सोने का मूल्य पानी से बहुत अधिक होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि हीरे की या सोने की मांग की तुलना में उसकी पूर्ति बहुत कम होती है, इसलिए उसकी कीमत बहुत अधिक होती है। अतः परिकल्पना कीजिए कि हीरा कोयले की ही तरह निकलने लगता तो क्या इसकी कीमत उतनी होगी जितनी कि अब है। वास्तव में ऐसी अवस्था में हीरे को खरीदने के लिए शायद क्रेता ही ना मिलते। पानी की उपयोगिता हीरे से अधिक है, लेकिन पानी की पूर्ति इतनी अधिक है कि इसके लिए हीरे की जितनी कीमत कोई देने के लिए तत्पर नहीं होता है। धन्यवाद।